रेलवे स्टेशन पर गरीब बहू की तड़का दाल। चलो यार, गांव तो आ गया लेकिन भूख के मारे जान निकली जा रही है। वो देख, सामने चाय समोसे वाला है। चल चाय समोसे खाते हैं। नहीं यार, आज चाय समोसे नहीं खाएंगे। तू चल, आज मैं तुझे इस रेलवे स्टेशन की सबसे फेमस चीज खिलाता हूँ। अरे यार, ये तू कहाँ ले आया? यहाँ तो इतनी सारी भीड़ है। भीड़ तो होगी ही ना। यहाँ पर पूरे रेलवे स्टेशन से हर रोज इतने सारे लोग जो खाना खाने के लिए आते हैं। एक एक प्लेट तड़का दाल और चावल देना। ये लीजिए आपकी 2 प्लेट तड़का दाल और चावल। ये खा और बता कैसा है। यार, ये तो सच में बहुत ज्यादा टेस्टी है। मैंने आज से पहले इतनी अच्छी तड़का दाल कभी नहीं खाई। यार, मेरे लिए एक और प्लेट ले ले। आज तो मैं यहाँ की सारी तड़का दाल और चावल खा जाऊंगा। मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो हमेशा यहाँ की तड़का दाल और चावल जरूर खाता हूँ। बहन जी, आपने सच में बहुत अच्छी तड़का दाल और चावल बनाया है। लेकिन आप इतनी अच्छी तड़का दाल कैसे बना लेती हैं? क्या राज है? मेरे ख्याल से आपको इस ढाबे पर नहीं बल्कि किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में होना चाहिए था। इसकी बहुत लंबी कहानी है। मैं यहाँ शुरू से ही तड़का दाल और चावल नहीं बेच रही हूँ। ये काम तो मैंने मजबूरी में शुरू किया था। कैसी मजबूरी? उर्मिला बहू, आज तेरी पहली रसोई है तो तू आज क्या बनाएगी? माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि मटर पनीर, पूड़ी, चावल और हलवा बना दूँ। बहू, इतना हैवी खाना मत बना, कुछ हल्का बना दे। शादी में इस बार बहुत हैवी खाना खाया है, इसलिए। इतना कहकर पल्लवी वहां से चली जाती है, जिसके बाद उर्मिला दाल निकालती है और तड़के वाली दाल और चावल बना देती है। खाना बनने के बाद उर्मिला खाना ले जाकर डाइनिंग टेबल पर रखती है। सब लोग जैसे ही उर्मिला के हाथ की दाल, तड़का और चावल खाते हैं तो तारीफ करते रुकते नहीं है। वाह उर्मिला बहू, ये तड़का दाल तो बहुत अच्छी बनी है। मैंने आज से पहले ऐसी तड़का दाल कभी नहीं खाई। हाँ उर्मिला, ये सच में बहुत अच्छी है। आज से खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। अब मुझे लगता है इस घर में सबसे अच्छा खाना बनाने वाली मैं नहीं, तुम ही हो। नम्रता बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर ऐसे दाल चावल रोज मिल जाए तो खाने में मजा ही आ जाए। अपनी इतनी सारी तारीफ होता देख उर्मिला को बहुत अच्छा लगता है। अब अक्सर उर्मिला हफ्ते में 1 से 2 बार तड़का दाल और चावल बनाया करती थी। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और सब कुछ ठीक जा रहा होता है कि एक दिन, ओह नो, ये क्या हो गया? मेरे सारे के सारे शेयर्स डूब गए। क्या हुआ अरब जी, क्या डूब गए? मैंने अपनी कंपनी के सारे शेयर्स शेयर मार्केट में लगाए थे, लेकिन ये सारे डूब गए। मेरी कंपनी का बहुत बड़ा लॉस हो गया है। अब मैं क्या करूं? ये कंपनी हमारा जीने का सहारा थी। अब ये कंपनी नहीं रही, हम सब लोग कैसे जिएंगे? आरव जी, आप खुद को संभालिए। अगर आप ही हार मान जाएंगे तो हम सबका क्या होगा? आप देखना, हम पर जो ये दुखों का पहाड़ टूटा है वो एक ना एक दिन जरूर टूटकर चकनाचूर हो जाएगा और हमारी जिंदगी दोबारा पहले की तरह हो जाएगी। उर्मिला की बात सुनकर आरव को थोड़ी शांति तो मिलती है, लेकिन वो जानता था कि अब धीरे धीरे उनके घर की परेशानी बढ़ने लगी। और ऐसे ही होता है। कुछ दिनों तक तो घर में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अब धीरे धीरे घर में राशन खत्म होने लगता है। राशन को खत्म होता देख सारा परिवार अब थोड़ा थोड़ा खाना खाने लगता है, लेकिन इसका भी फायदा ज्यादा दिनों तक नहीं होता है। पैसों की कमी के चलते घर में अब राशन की किल्लत शुरू हो जाती है और सारे परिवार को पूरा पूरा दिन भूखा रहना पड़ता है। पल्लवी, हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना हम लोगों का गुजारा कैसे होगा? हम सब लोग तो भूखे रह जाएंगे, लेकिन नम्रता बहू का क्या होगा? वो पेट से है। ऐसी हालत में उसे खाना नहीं मिलेगा तो उसकी और उसके आने वाले बच्चे की हालत तो बिगड़ जाएगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम लोग कर ही क्या सकते हैं? इस घर के अलावा हमारे पास और कुछ है भी नहीं। सब कुछ चला गया। अब हम ये घर रखकर क्या करेंगे? क्यों ना हम ये घर बेच दें, इससे मिलने वाले पैसों से हम लोग गुजारा कर सकते हैं। केशव की बात सुनकर कोई भी घर बेचना नहीं चाहता था, लेकिन उनके पास और कोई दूसरा चारा भी तो नहीं था। इसलिए ना चाहते हुए भी उन लोगों को घर बेचना पड़ता है। घर बेचने के बाद पूरा परिवार एक छोटे से किराए के मकान में जाकर रहने लगते हैं और बचे हुए पैसों से वो लोग एक छोटी सी कपड़ों की दुकान खोल लेते हैं। लेकिन ये कपड़ों की दुकान भी ज्यादा दिनों तक नहीं चलती है और दोबारा पूरे परिवार को घाटा होना शुरू हो जाता है। हे भगवान, ये तो हमें कैसे दिन दिखा रहा है। कितनी मुश्किल से एक काम शुरू किया था, वो भी नहीं चला।
बहू की डिलीवरी सिर पर है, नैन्सी की शादी करनी है और घर में खाने को राशन तक नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग तो भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। अगर मैं वो पैसे शेयर मार्केट में न लगाता तो आज हम सबको ये दिन नहीं देखना पड़ता। सारा परिवार परेशान होता है कि तभी उर्मिला को एक आइडिया आता है और वो आइडिया वो अपने पूरे परिवार को बताती है। बाबूजी, आरव जी, आप सभी को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास एक तरकीब है। हमारी गली में अक्सर कुछ ना कुछ खाने पीने की चीजें बिकने के लिए आती हैं और हम सब खुद ही देखते हैं कि बेचने वाले को इतना मुनाफा होता है। क्यों ना मैं भी कुछ खाने पीने की चीज बनाकर बेचना शुरू कर दूं। मैं सोच रही हूँ मैं अपने हाथ की तड़का दाल और चावल बनाकर उसे ले जाकर बेचूं। आप सभी को तो वो बहुत पसंद है और मुझे यकीन है कि बाहर वालों को भी वो बहुत पसंद आएगी। उर्मिला का आइडिया सभी परिवार वालों को पसंद आता है, जिसके बाद अगले दिन उर्मिला सुबह उठती है और तड़का दाल और साथ ही चावल बनाकर उन्हें एक टोकरी में रखकर बेचने के लिए निकल जाती है। काफी देर इधर से उधर घूमने के बाद भी उर्मिला के दाल चावल कोई भी नहीं खरीदता है। दाल चावल ले लो, दाल चावल, गर्मा गर्म स्वादिष्ट दाल चावल। भाई साहब, दाल चावल ले लीजिए, घर के बने हुए, एक बार खाएंगे तो बार बार आएंगे। नहीं चाहिए। उर्मिला को घूमते घूमते पूरे 4 घंटे हो जाते हैं, लेकिन अभी तक एक कस्टमर ने भी उर्मिला के दाल चावल नहीं खरीदे थे कि तभी उर्मिला को अचानक पास ही में रेलवे स्टेशन से ट्रेन गुजरने की आवाज आती है। ट्रेन के गुजरने की आवाज सुनकर उर्मिला रेलवे स्टेशन पर जाती है, जहां वो देखती है कि बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। इतनी भीड़ को देखकर उर्मिला स्टेशन पर ही बैठकर अपने दाल चावल बेचने लगती है। 1 प्लेट दाल चावल देना। ये लीजिए भाई साहब, गर्मा गर्म तड़का दाल और चावल। अरे वाह, ये तड़का दाल तो बहुत ज्यादा अच्छी है। एक काम करो, 2 प्लेट तड़का दाल और चावल पैक कर दो। उर्मिला जल्दी से 2 प्लेट तड़का दाल और चावल पैक करके कस्टमर को दे देती है। अब धीरे धीरे उर्मिला के कस्टमरों की भीड़ लग जाती है और देखते ही देखते शाम तक उर्मिला के सारे दाल चावल बिक जाते हैं और उर्मिला की अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है। अब उर्मिला रोज रेलवे स्टेशन पर ही अपना तड़का दाल और चावल बेचने शुरू कर देती है और धीरे धीरे पूरे रेलवे स्टेशन पर उर्मिला के हाथ की तड़का दाल और चावल फेमस हो जाते हैं। उर्मिला के घर हालात भी ठीक होने लगते हैं और उर्मिला अपना एक ढाबा खोल लेती है, जहां वो अपनी तड़का दाल और चावल बनाकर बेचा करती थी और उर्मिला के साथ उसकी नंद नैन्सी भी उसकी मदद करती है। सच में आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है। आई अप्रिशिएट यू। थैंक यू सो मच। इफ यू डोंट माइंड, आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं और स्पेशली ये दाल तड़का और चावल। मेरे अंकल का शहर में एक बहुत बड़ा होटल है, अगर आप चाहें तो वहाँ शेफ के तौर पर काम कर सकती हैं। इससे आपको बहुत ज्यादा अच्छी सैलरी मिलेगी। रोहन की बात सुनकर उर्मिला बहुत खुश होती है, जिसके बाद उर्मिला शहर जाकर होटल में शेफ का काम करती है और देखते ही देखते उर्मिला की तड़का दाल पूरे शहर में भी फेमस हो जाती है। अब उर्मिला अपने और अपने परिवार के लिए एक बड़ा सा घर खरीद लेती है और अपने पति का बिजनेस दोबारा स्टार्ट करवाती है और कुछ ही महीनों में अपनी नंद की भी शादी करवा देती है। अब उर्मिला और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। विकास फौज में भर्ती होने की तैयारी कर रहा था। पढ़ाई के साथ साथ वो पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था ताकि वो अपनी बहन वैशाली की शादी के लिए पैसे जोड़कर उसकी शादी करा दे। सुबह 4 बजे उठकर वो पुशअप मार रहा था, तभी वैशाली आती है। भैया, बहुत देर हो गई, अब थम भी जाइए। ये लीजिए, मूंगफली खा लीजिए। हमारे जैसे गरीब लोगों के लिए यही काजू है, यही बादाम है। हाँ, ये तो तूने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन तेरी शादी करने के लिए मुझे मेहनत भी तो करनी है और देश के प्रति अपने सपने को भी पूरा करना है। देखना भैया, आप जो चाहते हैं वो आपको जल्द ही मिलने वाला है। एक्सरसाइज करने के बाद विकास एक दुकान पर जाकर काम करता है, जिसका सामान उठाने और लाने से उसे पैसे मिला करते थे। वहीं इसी बीच वो अपनी बहन वैशाली के लिए पंडित जी से एक लड़के की बात करता है, तो पंडित जी वीणा और गोपाल के बेटे कबीर का रिश्ता उसे बताते हैं, जो कि एक अमीर परिवार था। अगले ही महीने वैशाली की कबीर से शादी हो जाती है। वो बहुत ही संस्कारी थी, पर गरीब होने के कारण वो दहेज ना ला सकी थी, इसलिए सास उससे थोड़ी उखड़ी उखड़ी सी रहती थी। और अपनी बहन की शादी करने के बाद विकास फौज में भर्ती होकर बॉर्डर पर चला जाता है। शादी के कुछ दिन वीणा उसे झेलती है, लेकिन फिर उसे अपने असली रंग दिखाने लगती है। शाम को पूजा करने के बाद वीणा कहती है, अरे ओ वैशाली,
क्या बनाया है तूने शाम की सब्जी में? माँ जी, मैंने बेसन की कड़ी बनाई है, आप चख लीजिए, ठीक से बनी तो है ना? दिखा। ये कड़ी बनाई है तूने, नमक इसमें है नहीं, लाल मिर्च का तड़का नहीं लगाया और पकोड़ा भी ऐसे लुच पुच से बनाए हैं। कुछ करना आता है तुझे? आएगा कैसे, गरीब घर से आई है, माँ बाप थे नहीं तो भैया तुझे कितना सिखा देता। तेरे भाई से दहेज का जुगाड़ भी नहीं हो पाया कि कुछ नहीं तो 2 साड़ी, एक एक सोना चांदी की चीज रख देता, पर वो भी नहीं हुआ। माँ जी, ये सब आप कैसी बातें कर रही हैं? हाँ, मैं गरीब हूँ, पर आप मेरे भैया के बारे में ऐसे मत कहिए। उन्होंने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाया है, मुझे पालने के लिए और मेरी शादी करने के लिए भी आपके मुताबिक सब दिया है। फिर भी तेरे से पूछा मैंने, जो बीच में जुबान लड़ाने लग गई। चल निकल यहाँ से, झोंक लगा दोबारा इसमें। फिर वैशाली डबडबाई और रोते हुए रसोई में जाकर कढ़ी को दोबारा छौंक देती है। फिर सब खाना खाने के बाद वैशाली की तारीफ करते हैं। अरे बहू, तूने तो आज भी बहुत अच्छा खाना बनाया है। परसों तो मैं तुझे कुछ भी नहीं दे पाया, पर ये ले शगुन। अरे पापा जी, इसकी क्या जरूरत है, आपका आशीर्वाद है ना, काफी है। रख ले बहू, ये भी तो मेरा आशीर्वाद ही है। अब तू ही बोल कबीर बेटा। हाँ हाँ वैशाली, पापा की बात मान जाओ। और भाभी, मेरी तरफ से ये आपके लिए, आपका पसंदीदा फूल है ना लिली। थैंक यू देवर जी। भले ही अच्छा खाना बनाकर बहू रानी तू तारीफ बटोर ले, लेकिन मैं भी तेरी सास हूँ, तेरा जीना हराम कर दूंगी। वक्त गुजरता है। फिर वीना अपने छोटे बेटे शिवाय की शादी आरोही नाम की अमीर घर की लड़की से करा देती है, जो कि दहेज में एसी, फ्रिज, सोफा, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, बहुत कुछ लाई थी। इस वजह से वीना उसे बहुत प्यार करती थी। शुरुआत में उसने अपनी बहू को काम भी नहीं करने दिया, सारा काम का भार उसने वैशाली पर छोड़ दिया था। एक दिन वीना टीवी पर अपना सास बहू का सीरियल देख रही थी, तभी कानों पर हाथ रखकर आरोही कहती है, माँ जी, ये टीवी का वॉल्यूम इतना बड़ा क्यों रखा है? मेरे कान दर्द हो गए, ऊपर से नींद भी खराब हो गई। प्लीज वॉल्यूम कम कीजिए और मेरे लिए स्ट्रॉबेरी शेक बनवा दीजिए। अच्छा ठीक है बहू, आजा, तू यहाँ बैठ जा, मैं तेरा सर दबा देती हूँ। अरे ओ वैशाली, जरा इधर आ, तेरी देवरानी को स्ट्रॉबेरी शेक चाहिए, बना कर ला और मुझे नींबू पानी दे दे। जी माँ जी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। सुनिए मेरी गरीब जेठानी, आइसक्रीम और आइस क्यूब्स अच्छे से डालना। ठीक है। फिर वैशाली सास और देवरानी के लिए ठंडी शरबत बनाकर ले आती है, जिसे जानबूझकर आरोही थोड़ा गिरा देती है। ओह, गलती से मुझसे गिर गया। जेठानी जी, आप यहाँ से सफाई कर दीजिए। ठीक है देवरानी जी। ये कहकर वैशाली वहाँ पोंछा लगा देती है। दरअसल सास और देवरानी का मिलन हो गया था। दोनों को वैशाली को तंग करने में बहुत मजा आता था और वो घर के सारे काम जानबूझकर बार बार उससे करवाया करते थे। वहीं अब दोनों बहू का ससुराल में पहला रक्षाबंधन नजदीक आ गया था, तो वीना कहती है, तुम दोनों का पहला रक्षाबंधन है, आरोही बहू तेरा भाई क्या लाएगा? माँ जी, आप तो जानते हैं मेरे भैया कितने अमीर हैं, एक्सपेंसिव गिफ्ट हिलाएंगे वो। हाँ पता है मुझे, पर गरीब बहू के घर से शादी में तो कुछ आया नहीं था। मुझे नहीं लगता इसके पहले त्योहार रक्षाबंधन पर भी कुछ आने वाला है। और वैसे भी इसका भाई तो बॉर्डर पर बैठा है, क्या लाएगा? पिघली हुई बर्फ और झंडा। माँ जी, आप फिर से मेरे भाई का अपमान कर रही हैं। आपको क्या, भारत के सभी लोगों को फौजियों पर गर्व होना चाहिए कि वो इतनी -डिग्री में बॉर्डर पर सेवा करते हैं, इतना महान काम करते हैं, और आप बार बार अमीर गरीब को बीच में क्यों ले आती हैं? बस बस, अपने महान भाई का प्रवचन बंद कर। अमीर गरीब ही सब कुछ होता है, गरीब को कोई नहीं पूछता, पैसे वालों को ही पूछते हैं। ये तो तूने देख लिया होगा। हाँ माँ जी, बहुत अच्छे से। सिर्फ इसी वजह से आप दोनों मेरे साथ ऐसा करती हैं। तो अपने भाई को बोलिए ना, पैसा कमाए। फिर 2 दिन बाद रक्षाबंधन का दिन आ जाता है। आरोही ने अपने भाई रोहन के लिए काफी अच्छी सजावट करवाई थी और उसके लिए महंगे तोहफे भी लेकर आई थी। वहीं कबीर वैशाली को रक्षाबंधन की शॉपिंग के लिए जो पैसे देता है वो वीणा उससे छीन लेती है, जिसके बाद वो अपने हाथ से एक एक मोती की राखी बनाती है। छी, कितनी खराब राखी बना रही हैं आप जेठानी जी। देखिए, मैं अपने भाई के लिए चांदी की राखी लेकर आई हूँ और गिफ्ट में उसे 10 लाख की घड़ी दूंगी। अच्छी बात है देवरानी जी,
अब मेरे पास जो होगा उसी में ही गुजारा करूंगी ना। मेरे भैया को ये भी बहुत पसंद आएगा। शुक्र है बन गई। माँ जी, मैं जरा पोस्ट ऑफिस तक जा रही हूँ। क्यों जा रही है? कहीं नहीं जाना तुझे। फौज में है ना तेरा भाई, क्या करेगी उसकी रक्षा के लिए राखी भेजकर? जानती तो है फौजियों का क्या अंजाम होता है। चुपचाप से घर में काम कर, फेंक इस 2 कौड़ी की राखी को। वीना गरीब बहू के हाथ से राखी लेकर फेंक देती है, जिससे उसकी राखी की मोती टूट जाती है। इस बात से वैशाली को बहुत गुस्सा आता है। बस माँ जी बस, अब मैं अपने भाई के खिलाफ एक शब्द और नहीं सुनूंगी। अरे आज का दिन इतना पावन होता है, सारी बहन अपने भाई की रक्षा के लिए उसे राखी बांधती है, और आप उल्टा मेरे भाई के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रही हैं। अमीर और गरीब क्या है, ये सिर्फ चंद पैसों की वजह से रिश्ते खराब होते हैं, वरना तो रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं। आपने मुझसे पैसे भी छीन लिए और मेरी राखी भी तोड़ दी। ओहो, बुरा लग गया। बहुत हो गया, बंद कीजिए ये सब। वैशाली का भाई विकास बॉर्डर से सीधा अपनी बहन के ससुराल आ जाता है और सारी बातें सुन लेता है, जिसे सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। मेरी बहन, तुझे यहाँ पर ये लोग इतना परेशान कर रहे हैं और तूने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। माँ जी, सिर्फ गरीबी की वजह से ही आपने मेरी बहन के साथ इतना सब कुछ किया है ना। अरे क्या कमी रह गई थी? ये कितनी आज्ञाकारी और संस्कारी है, मैं अच्छे से जानता हूँ। आपके घर को अच्छे से संभाल लिया होगा इसने। फिर भी पैसे चाहिए ना आपको, तो ये लीजिए पैसे। पर मेरी बहन, अब तू यहाँ नहीं रहेगी, चल मेरे साथ। और आरोही, तुम भी मेरी बहन जैसी हो, तो भाई बहन के रिश्ते को ऐसा कैसे कह सकती हो तुम? सही कहते हो बेटा, यहाँ बहू का सम्मान नहीं है। तुम इसे ले जाओ, कम से कम खुश रहेगी। अरे शर्म आती है तुम्हें थोड़ी सी भी वीना? और आरोही बहू। दोनों को अपनी गलतियों का पछतावा हो जाता है। माफ कर दीजिए दीदी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सॉरी भैया। बहू, मुझे समझ आ गया है कि सिर्फ पैसा कुछ नहीं होता। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे लिए इतना गलत बोला। मेरी बहू को कहीं मत ले जाओ, मैं शर्मिंदा हूँ। ठीक है भैया, मैं भी आपकी राखी बांध सकती हूँ? हाँ। इस तरह वीना और आरोही का वैशाली को लेकर मन साफ हो जाता है और इतने में मोहन भी आ जाता है। फिर वैशाली और आरोही दूसरे के भाई को प्यार से राखी बांधते हैं। फिर उन्हें तोहफा मिलता है और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।